हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि व्लॉग्स। फ्रेंड्स, शशि व्लॉग के महामैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस महामैराथन क्लास में हम लोग इतिहास का इतिहास रचने वाले हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी सारे एग्जाम जिसमें इतिहास ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, उसमें ये मतलब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। वो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछो नहीं, यानी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतिहास को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राचीन भारत, और दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। तो यही तीनों से इतिहास का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही तीनों से जो 200 क्वेश्चन है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम इस महामैराथन के क्लास में देखेंगे, जिसमें एक महामैराथन के क्लास में 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 पार्ट में ये क्लास डिवाइड रहेगा। ओके, जैसे देखिए, एसएससी का जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम है, वो कब होने वाला है? तो यही 21 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये एग्जाम जब देने जाइएगा ना, ये मैराथन देखने के बाद जब इतिहास के क्वेश्चन आएगा ना, तो हवा उड़ा दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। यो मतलब सही आंसर मार के आइएगा। ओके, एकदम बच्चा मतलब क्वेश्चन को बच्चा बना दीजिएगा, बच्चा बना के मतलब उसको क्या करना है, उसको मतलब बच्चे को क्या, अच्छे नटखट बच्चे रहेंगे, उसको एकदम ऑप्शन ABCD रहेगा, उसको मतलब टिक मारना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये किनके किनके लिए है? तो एसएससी, रेलवे, और भी एग्जाम जहाँ पे हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए है। ओके, तो और ये तीनों पार्ट से जो 200 क्वेश्चन है, इसमें सारा इतिहास है, जो अपना भारत का इतिहास है, सारा कंप्लीट रहेगा। वर्ल्ड का मतलब समझ लीजिएगा। ओके, क्योंकि भारत का इतिहास से ही नज़ारा पूछा जाता है। तो चलिए, खुशी खुशी क्या करना है, खुशी खुशी क्लास को कंटिन्यू करना है, यानी कि जो ये महामैराथन क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्टार्ट हो रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो देखिए, पश्चिम पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका देखिए, जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे और ABCD है, तो आप लोग पहले ये क्लास का मेन पर्पस है कि रिवीजन, यानी कि आप थ्योरी तो पढ़ लिए है। ये क्लास किन के लिए उपयोगी है? जिनका एग्जाम आने वाले 5 दिनों में होने वाला है, उन सभी के लिए, या 10 दिनों में या 15 दिन में होने वाले हैं, तो उनके लिए उपयोगी है कि थ्योरी तो पढ़ लिए, लेकिन ये देखना बाकी रह गया कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन हम यही बताएंगे। ओके, 200 क्वेश्चन मायने रखता है इतिहास का, समझ रहे हैं ना, एसएससी रेलवे वगैरह के लिए। तो इसलिए आपको क्वेश्चन सीधा मतलब इसी तरह पूछे जाएंगे, और यहाँ पे केवल आपको क्विक रिवीजन टाइप के होगा, यानी कि आपको केवल क्वेश्चन देख के आंसर देना है, क्वेश्चन देख के आंसर देना है, और बाद में आंसर हम भी देंगे, जो आप मिला लीजिए, हाँ मैं सही हूँ, इस तरह के। ओके, तो देखिए, इसका एक का आंसर दीजिए, ABCD में क्या होगा? तो एक का जो आंसर होगा क्या होगा? डी फॉर दिल्ली, यानी कि सोहन नदी। जो सोहन नदी बोल रहे हैं, किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो किस नदी के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो एक का क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। चलिए, ज्ञानी मानव जिसको होमो सेपियंस बोला जाता है, तो ज्ञानी मानव का आविर्भाव इस धरती पर कब हुई? तो कब हुई बताइए, ज्ञानी ज्ञानी मानव का? तो 2 का आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। क्या वर्ष पूर्व है? ओके, याद रखिएगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो कृषि है उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, ABCD में क्या होगा आंसर इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। सब जानते हैं, तांबा। तांबा का जो प्रयोग है धातु में सबसे पहले किया गया था। ओके, उसके बाद देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जो पूरा पाषाण काल में जो औजारों यूज हो रहा था उसकी खोज किसने की थी भारत में? तो इसका 5 का क्या आंसर होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो इसकी खोज की थी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर बताइए। एबीसीडी में क्या होगा आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि कसा कसा कसारपन, क्या कसारपन, क्या कसारपन। ओके, जो प्राचीन आहत सिक्के को साहित्य में क्या बोला जाता है? कसारपन। उसके बाद देखिए 7 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद ही ना भारत पाकिस्तान अलग हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? भारत में भी है और पाकिस्तान में है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में सबसे सर्वाधिक स्थल किस जो राज्य है उसमें मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि गुजरात में। ओके, उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थान पे मिले? देखिए क्वेश्चन समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए इसमें क्या होगा? जो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेल, यानी कि मोहनजोदड़ो पर। ओके, मोहनजोदारो मूवी देखे ना, तो वहीं पे क्या मिला है? ये जो 8 है, सिंधु घाटी के सभ्यता के वृहत स्नानागार का क्या मिला है? अवशेष मिला है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सा लिपि सर्वाधिक प्रचलित है थी? तो कौन सा लिपि? 9 का आंसर एबीसीडी में बताइए क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, हम लोग क्लास मतलब ये नहीं है कि जहां तहां से क्वेश्चन उठाए। जैसे पहला है प्राचीन भारत से, तो प्राचीन भारत में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत आएगा, उसमें भी सन बाय सन और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन उठाएंगे। और उसके बाद आधुनिक भारत, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, और जो सन है जो पहले हुआ उसके बाद जो घटना हुआ वो अनुसार हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, यानी कि ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। ये नहीं कि जहां से मन किया वहां से क्वेश्चन उठा ले। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है? तो कौन सा जो सिंधु घाटी के किस स्थान पर चावल का साक्ष्य मिला है? एबीसीडी में ऑप्शन दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि रंगपुर में। ओके, उसके बाद देखिए देखिए ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। जो ए बी ये है ना, ए और आर करके जो कथन दे दिया है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन ए और एक कारण आर दिया हुआ है, मतलब ए एक अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण क्या? आर दिया हुआ है। तो अभिकथन क्या है? तो देखिए, अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी, और उसका कारण क्या दिया है? मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेल। ए और बी दोनों है, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ये तो बात सही, ए भी सही, अधिकांश प्राचीन सभ्यता है जो कहाँ? नदियों के पास विकसित हुई है। लेकिन मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या कृषि मनुष्य के आने से पहले कृषि था क्या? नहीं, मनुष्य के आने के बाद कृषि बना है। तो क्या है कि कृषि बाद में आया है, तो पहले लोग जैसे पानी पिए बगैर आदमी थोड़ा जिंदा रहता था, तो इसलिए क्या होता था कि नदी के किनारे बसते थे ताकि पानी आर के कठिनाई न हो सके। ओके, तो ये कारण ये तो सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो दोनों सही है। मुख्य का जो देखिए ए और बी दोनों ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो कारण दिया है ये गलत है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद रखिए, हड़प्पा सब संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 12 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 13 13 नंबर क्या है? हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा कालीन में किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? बताइए। 13 का आंसर एबीसीडी में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी फॉर दिल्ली, यानी कि कालीबंगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते जाइए, यही आपको जो लास्ट मोमेंट चल रहा है ना, मान लीजिए 21 तारीख को एसएससी का दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तब ना। अभी तो कितना हम 2 बजे 3 बजे इसलिए बोल देते
देते हैं कि याद रहे। एक बार बोलने पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार जब हम रिपीट कर देते हैं ना तो आपके दिमाग में चला जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है? 14 का एबीसीडी में बताइए आंसर क्या होगा। तो सी फॉर चेन्नई की अष्टाध्यायी में जो भारतवर्ष का है उसका उल्लेख मिलता है। ओके, तो इसका 14 का आंसर सी हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। उसके बाद किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो किस किस पुराण में मिलती है? तो इसका 15 का एबीसीडी में ऑप्शन दीजिए, क्या होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि विष्णु पुराण में। ओके, उसके बाद देखिए ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है, इसका एबीसीडी में ऑप्शन दीजिए। तो रत्निन, क्या सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ओके, ऋग वैदिक काल में अधिकारियों का समूह को क्या कहा जाता था? रत्निन। ओके, रत्निन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती है? बताइए, एबीसीडी में आंसर दीजिए इसका। राजा को जो प्रमुख सलाह देने वाली संस्था थी, कौन सा काल में? तो ये देखिए ऋग्वैदिक काल में। इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं 17 का बताइए। सी फॉर चेन्नई, यानी कि सभापति और समिति। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल का बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो किस वैदिक काल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए एबीसीडी में। 7वें मंडल में। किस में? 7वें मंडल में 10 राग। ओके, देखते हैं उसके बाद। देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है 19 का आंसर बताइए एबीसीडी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। कौन? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम जितना स्टार मारना है मार लीजिए, एकदम जो भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं ना 200 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं। ओके, तो अभी तो 100 होगा और 100 एक बार और होगा। चलिए उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ। तो कहां से प्राप्त हुआ? अब इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अतरंजी खेरा से। कहां से? अतरंजी खेरा से। ओके, उसके बाद देखिए लोहे का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य कहां से? अतरंजी खेरा से हुआ। ओके, अतरंजी खेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। जहां जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध के नाम पहला उपदेश दिया। पहले बताइए भगवान बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिए, ये बताइए। तो चलिए ये तो बाद में बताएंगे, पहले उस स्मारक का नाम बताए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, यानी कि सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से कहा जाता है। तो ये कहाँ है और क्या नाम है इसका? तो अपना उपदेश दिया, उसका नाम के बताए और वो कहाँ है ये बताए। तो ये है, इसका नाम है, इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। इसका नाम है धार्मिक स्तूप, और जो है वो स्थान कौन सा है? सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। सब जानते हैं महात्मा ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये तो सब जानता है। देखिए 22 बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है। तो किस में? तो एबीसीडी में आंसर दीजिए। तो इसका 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए फॉर आगरा, यानी कि सूट पिटक में। कौन सा पिटक में? सूट पिटक में। देखिए धर्मोपदेशक का जो उल्लेख किस पिटक में मिलता है याद रखिएगा। ये देखिए इसमें भी आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए धर्मोपदेशक यानी कि सूट पिटक। ओके, तो ये सब ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के जो जैन धर्म है उसके अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर वो कितने नंबर के थे? तो 24 नंबर के थे और अंतिम तीर्थकर थे। उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, यानी कि राजगृह, जिसको राजगीर बोलते हैं, बिहार में है। ओके, देखिए ये यहाँ पे देखिए जो 24 देखिए ये है ना जैन धर्म का तीर्थकर। ओके, तो कौन कौन से है? 24 है ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक 24। एक में ऋषभ वेद है जो आदिनाथ है। ओके, और वही देखिए वर्धमान जो 24वां है उनको क्या बोला? वर्धमान महावीर। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने कहाँ पे दिया था? जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ? राजगीर, जो कि राजगृह, जो कि कहाँ है? कहाँ पे है बताइए? बिहार में है। चलिए देखते हैं 24 प्रथम देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति
का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। उसके बाद देखिए, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हुआ था? यानी कि किस बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद जो बौद्ध धर्म है जो दो भागों में विभाजन हुआ था, वो कौन कौन सा? हीनयान और महायान। तो किसके कौन सा बौद्ध संगीति आयोजन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। 26 नंबर क्या है? 26 नंबर है कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर एबीसीडी में क्या होगा बताइए? तो शैव शैव संप्रदाय का जो लिंगायत है वो जो अंग माना संप्रदाय का अंग माना जाता है। किसका? शैव संप्रदाय का। ओके, उसके बाद 27 देखिए, 27 क्या बोला है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? राजतरंगिणी सब जानता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो इसका राजतरंगिणी यानी कि कलहन कलहन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया, नंद वंश के प्रीतहंता वंश के रूप में जाना जाता है। नंद वंश को क्या किस प्रीतहंता वंश के रूप में जाना जाता है? ओके, बिल्कुल सही है। प्रीतहंता मतलब पिता का हत्या करके मतलब गद्दी पे बैठ जाना, इस तरह के वंश जाना जाता है। ये तो क्या है? ये कथन है, लेकिन कारण देखिए, घनानंद ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए क्या? तो नहीं। ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का क्या होगा बताइए? सी फॉर चेन्नई, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों क्यों क्यों? देखिए, ये तो सही है कि नंद वंश को उसमें बहुत सारे ऐसे राजा थे जो पिता के हत्या हत्या करके मतलब उस वंश का राजा बने थे, लेकिन घनानंद इसके नंद वंश का अंतिम शासक था, जो कि धन को क्या करता था? मतलब एकत्रित करना, मतलब सबसे क्रूर राजा था नंद वंश का, जो केवल ये देखता था कि कितना से कितना पूंजी, मतलब उसके पास बहुत सारा सोना था, और वही उसको विनाश के कारण बना। ओके, और चाणक्य को भी वही मतलब वो गुरु पद था वो उनसे हटा दिया, उनको अपमान किया था, तो वही के बदला लेकर ना ये चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य बुलाए और दोनों मिलके किसको? घनानंद को पराजित करवाए। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इन्होंने अपने पिता का हत्या मगध की सत्ता ने इसको मिला था। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि ये सही है किंतु आर गलत है। इसका जो कारण है वो तो अंतिम शासक शासक था, तो उसके मतलब हत्या, अगर मान लो कि वो घनानंद पिता की हत्या करके भी बैठता तो उससे कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि नंद वंश की स्थापना जो किया उसके अगर बेटा जो उसको हत्या करके बैठ गया, फिर दोबारा में उसका बेटा उसको हत्या अपने पिता को हत्या करके बैठ गया, तब ना पितृ हत्या नाम से वो जाना जाएगा। लेकिन ये जो घनानंद है ये तो अंतिम था, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद देखते हैं 29। 29 में क्या है? मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब से यूनानियों और गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया, तो इसको क्या कौन हटाया बताइए? घनानंद को कौन पराजित किए थे? तो कौन किए थे? 29 का आंसर बताइए। ए फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 30 है, क्या है? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो कौन था 30 का बताइए? आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि घनानंद। कौन सा अंतिम जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब उसको जैसे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद है ना, तो यही पूछ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो किस शिलालेख में? एबीसीडी में आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि 13वां लेख में। कौन सा? 13वां लेख में। ओके, कलिंग युद्ध का, कलिंग जो कलिंग का है समझ रहे हैं ना, कलिंगा यूनिवर्सिटी अभी भी उड़ीसा में है, तो इसका आक्रमण है कहाँ पे? 13वां युद्ध में। 31 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कहा भारत आया था, यानी 32 का आंसर ए हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में किन लिपियों में उत्कीर्ण है? मतलब अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो किन लिपि में उत्कीर्ण है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि ये सब, यानी कि ब्राह्मणी, उसके ब्राह्मणी ब्राही जिसको बोलते हैं, उसके बाद अरामाइक, उसके बाद
खरोष्टी, ये तीनों में उसका अभिलेख में लिपियों में उत्कीर्ण है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं 34। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों का क्या कहा जाता है? शीर्ष मौर्य, जो मौर्य प्रशासन था उसमें शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि तीर्थ कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैसे कलिंग युद्ध के बाद ही ना अशोक ने देखा कि अरे यार इतना हत्या हुआ, इतना मतलब उसमें जान माल की क्षति हुई, उसे देखने के बाद उसको लगा कि नहीं ये सब में कुछ नहीं रखा है। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में जुड़ गए। तो किन से दीक्षा ली थी? तो किन से? 35 का क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, उपगुप्त। किससे? उपगुप्त से शिक्षा ली थी। ओके, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। उसके बाद देखिए शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो कितने वर्ष के बाद शासन के बताइए? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 10वें वर्ष के बाद। कितना? 10वें वर्ष के बाद। याद रखिएगा ये जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन 13वां में किया गया है शिलालेख में, और जो यही इसी तरह फंसाएगा, लेकिन ये पूछ देगा शासन के कितने वर्ष के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो 10वें वर्ष के बाद। इस तरह के मतलब क्वेश्चन फंसाते हैं, इसलिए हम ये रिपीट कर दिए। उसके बाद 37 मौर्य शासन काल के दौरान भू भू राजस्व की दर निर्धारित थी। मौर्य शासन काल के जो दौरान था वो भू राजस्व कितना जो निर्धारित था वो क्या था? तो एबीसीडी में ऑप्शन बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग, मतलब 1/6 भाग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो क्या राजकीय टकसाल के अधिकारियों को किस में? तो मौर्य शासन काल में क्या कहा जाता है बताइए? तो इसका जो 38 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर सी फॉर चेन्नई, यानी कि लक्षणाध्यक्ष। क्या? लक्षणाध्यक्ष। जो राजकीय टकसाल है उसके अधिकारियों को क्या बोला जाता था? लक्षणाध्यक्ष। ओके, उसके बाद देखिए 39 सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासन के ने करवाया था? तो किस जीर्णोद्धार किस शक शासन ने करवाया था? 39 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। ओके, तो देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है 40 क्या है? गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में सर्वाधिक हुआ है? तो किसके शासन काल में गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि कनिष्क के शासन काल में। ओके, उसके बाद देखिए वही कथन और कारण दे दिया यूपीएससी वाला क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं क्या है कथन। संगम काल में 3 परिसर का आयोजन किया गया। तो सही बात है, संगम काल में कितने परिसर? 3 परिसर काल का आयोजन किया गया। उसके बाद कथन क्या बोला है? संगम काल में चेल, चोल और पांड्य शासकों का शासन था। ये भी सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ए और आर कथन और कारण दोनों सही है, परंतु ए और आर सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 परिषद है और यहाँ सीधा शासको है। इससे कोई जुड़ा है क्या? अगर हाँ तीनों परिषद का नाम लिख देता तब हाँ इससे जुड़ा रहता, लेकिन क्या वहाँ दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि कारी काल। किसको? कारी काल को। जो प्राचीन चोल वंश के संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? कारी काल को माना जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 43। पहले के चेल वंश ने पहले के चेल वंश, जो यही देखिए ये जो है ना, जो चोल वंश है उसकी जो देखिए थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किस राज्य के शासन किया था? यानी कि सबसे पहले जो चोल वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो किस राज्य पर शासन किया था? 43 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्या होगा ए फॉर आगरा, यानी कि तमिलनाडु और केरल पे। ओके, उसके बाद देखिए पांड्य
राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जो पांड्य थी उसकी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो 44 का आंसर बताइए। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि मदुरै। कहाँ? मदुरै। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। उसके बाद देखिए, चीन के लेखक फ्रायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रायान किसके शासनकाल में जो यात्रा की थी? तो बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का क्या होगा आंसर? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किस गुप्त शासन को भारत को नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर ये बॉम्बे, यानी कि समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 47 में क्या है क्वेश्चन, ये देखते हैं। 47 में है, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो किसने बनाई थी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? जो पाटलिपुत्र पटना में था उसको उज्जैनी में बनाई थी। ओके, उसके बाद देखिए, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रस्टी लेख, यानी कि प्रयाग प्रस्टी लेख की रचना किसने की थी? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि हरि सेन। कौन किए थे? हरि सेन। उसके बाद देखिए, हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? तो हुन जो था, हुनों को जो आक्रमण करता था, तो भारत का सुरक्षा जो मतलब हुन बहुत बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उसका सुरक्षा यानी वो नाकामयाब हुआ। किस गुप्त शासन काल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी फॉर दिल्ली, यानी कि स्कंद गुप्त। कौन सा? स्कंद गुप्त के शासन काल में। ओके, उसके बाद देखिए, स्कंद गुप्त के शासन काल में। उसके बाद देखिए, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि सूर्य सिद्धांत, ऐसे याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए 51 में क्या है? तो 51 में निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो कौन है जो, ये देखिए क्वेश्चन फंसाएगा यहाँ पर, गुप्त काल में निर्मित नहीं है पूछा है। तो कौन सा ऐसा है जो गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो 51 का सी हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर जो है, जो गुप्त काल में निर्मित नहीं है। बाद बाकी ए बी और डी ये तीनों है, कब है? जो गुप्त काल है उसी में बनाया गया था। ओके, और खजुराहो का मंदिर है वो जो है छतरपुर के पास है, वो नहीं बनाया गया था गुप्त काल में। ओके, उसके बाद 52 देखिए, 52 क्या बोलता है? गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है बताइए। तो 52 का आंसर हो जाएगा क्या? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। और 51 का सी खजुराहो का मंदिर हो गया। उसके बाद देखिए 53, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? हर्षवर्धन था, वो किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। ओके, उसके बाद देखिए 54, कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण, जो मारतंड जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कश्मीर के, कौन करवाए थे? तो इसका 54 का बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ललितादित्य मुक्तापिंड। कौन सा? ललितादित्य मुक्तापिंड ने जो मारतंड सूर्य मंदिर है कश्मीर में उसका निर्माण करवाए थे। ओके, उसके बाद देखिए 55 देखिए, 55 क्या बोल रहा है देखिए, 55 देखिए, महाबलीपुरम स्थित एकाशम मंदिर, रथ मंदिर जिसको बोलते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कौन करवाए थे बताइए। 55 का आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन करवाए थे? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि नरसिंह वर्मन
प्रथम ने करवाए थे। ओके, उसके बाद देखिए 56, भारत पर अरब आक्रमणों की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो भारत पे जो अरब आक्रमण है उसकी जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो बताइए, इसका आंसर 56 का क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि चचनामा से प्राप्त होती है, चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां शासक शासक कौन था? जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वहां पर जो गजनवी के जो आक्रमण हुआ था वहां उस टाइम का शासन कौन था, जो शासक था वो कौन था? तो कौन था? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि भीम वन, भीम प्रथम वहां के शासक था जब गजनवी आक्रमण किया था। तो ओके, उसके बाद देखिए सोमनाथ वाले में, उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था बताइए? 58 का आंसर हो जाएगा जयचंद्र को। किसको? जयचंद्र को। 1194 वाला कहाँ के युद्ध है? चंदावर के युद्ध में। ओके, याद रखिएगा, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 200 क्वेश्चन कर लीजिए और इतिहास में जाके वहां धुआं उड़ा दीजिए, धुआं धुआं उड़ा दीजिए। उसके बाद देखिए 59, कुतुब मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंची ऊंची इमारतों का मीनार है, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो किसके आदेश? देखिए कुतुब मीनार का जो किस शासन ने बनवाया था बताइए? एबीसीडी में क्या आंसर होगा? तो 59 का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के नाम पे कुतुब मीनार नाम दिया गया। ओके, उसके बाद देखिए 60, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो किस सुल्तान ने? तो इसका गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद 61 देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदरगाह की स्थापना की थी? तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? 61 का हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। जो दीवान ए बंदरगाह की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद देखिए 62 देखिए, 62 में क्या है? तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? इक्तेदारी को वंशानुगत किस सुल्तान ने बना दिया था? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, तो 62 का आंसर सी फॉर चेन्नई हो गया। उसके बाद देखिए, याद रखिए, ये सब रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, बस आप लोग तो पूरा थ्योरी पढ़े, बस क्वेश्चन देखते जाइए और टिक मारते जाइए। ओके, धनाधन। तो दीवान ए विराजत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? 63 का आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विभाग से। जो दीवान ए विराजत नामक संस्था तो वो किससे संबंधित था? तो वित्त विभाग से था। उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमानी साम्राज्य का राजधानी किसे बनाया था? जो बहमानी साम्राज्य है वो उसके अलाउद्दीन बहमान शाह ने उसका राजधानी किसे बनाया था? तो बताइए 64 का एबीसीडी में आंसर क्या होगा? तो गुलब रगा किसको बनाया था? गुलब रगा को। ओके, तो ये सब देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, गुलबर्गा, गुलबर्गा है ये। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 65, 65, बंगाल के किस शासक ने पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण किया था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो किस शासक ने करवाया था बताइए? 65 का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए 65 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 65 का आंसर, तो 65 का आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह ने। किसने? सिकंदर शाह में ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किस बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि लक्ष्मण सेन को। ओके, उसके बाद 67 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविता कौन सा शासक लिखता था बताइए? 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि सिकंदर लोदी। उसके बाद देखिए 68, भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? तो भक्ति आंदोलन है उसका प्रथम प्रचारक कौन था? 68 का क्या आंसर हो जाएगा एबीसीडी में बताइए? तो इसका बी फॉर रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। उसके बाद देखिए
69। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस 69 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि इसका भी जो विशिष्टता द्वैतवाद का जो नामक दर्शन का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किए थे। ओके, उसके बाद देखिए द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 70 का आंसर बताइए। इसका भी आंसर क्या आंसर हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। इसका आंसर कौन किए थे? माधवाचार्य, यानी कि द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य। वही जो विशिष्टता द्वैतवाद है उसको किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किए थे। ओके, उसके बाद देखिए 71। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? गुरु नानक किस शासन के समकालीन थे? तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि इब्राहिम लोदी। जो गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इब्राहिम लोदी के। उसके बाद देखिए 72। 72 में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका 72 का आंसर सी, मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन? मुइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद देखिए 73। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की? तो किस भाषा में की थी? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि तुर्की भाषा में। कौन सा? तुर्की। किस में की थी? तुर्की में। ओके, उसके बाद देखिए चौसा युद्ध जो 74 है वो हम लोग देखते हैं। 74 देखिए, चौसा चौसा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो किसके किसके मध्य हुआ था चौसा? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ए फॉर आगरा, यानी कि शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह कौन है जानते हैं ना? तो अब किसका बारी आ गया? शेरशाह। तो कहाँ चौसा कहाँ है? समझ रहे हैं ना चौसा कहाँ है? चौसा नदी। तो देखिए उसके बाद शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि सासाराम जो शेरशाह का मकबरा वहाँ स्थित है, जो कि बिहार में है। ओके, उसके बाद देखिए निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? तो किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? 76 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि शेरशाह ने। जो सिकंदरी गज का प्रयोग कौन किया था? शेरशाह किए थे। उसके बाद देखिए 77 में क्या है? निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो किस शासक ने रुपया एवं दाम दोनों चलाया था? 77 अभी किसके बारे में चला है? तो शेरशाह। देख रहे हैं, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में भी हल्का जाने, उसके बाद बीच में शेरशाह भी आया तो शेरशाह के बारे में भी जाने, और उसके बाद अकबर के बारे में भी अब जानेंगे। चलिए देखिए, अब अकबर के बारे में आ ही गया। सम यूपीएससी के लायक क्वेश्चन है ये। देखिए कथन क्या बोला है? कथन 78 का कथन, सम्राट अकबर ने 1851 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया, और कारण क्या बोला? वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगाना को वापस करने के लिए अग्रसर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि ये तो सही है, ये तो सही है कि जो अफगानिस्तान की ओर क्या हुआ? कुछ किया, लेकिन किंतु आर गलत है। ये जो आर है, जो मध्य एशिया के पैतृक देश है फरगाना, उसको वापस प्राप्त करने के लिए, ये गलत है। वहां पे उसके लिए ना कुछ और काम के लिए वो उधर वो रुक किए थे। ओके, उसके बाद 79 देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत के द्वितीय युद्ध मतलब मूवी देखें उससे भी आपको याद होगा किसके किसके बीच हुआ, बताइए। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि अकबर और हेमू के बीच ही हुआ था ना, उसके पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद देखिए पंचतंत्र का देखिए क्या है? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद आयार ए दानिश नाम से किसने किया था? तो किसने किया था? तो बताइए। इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा? अबू फजल। अबू फजल, यानी कि आयान ए दानिश, जो कि पंचतंत्र का फारसी भाषा जो अनुवाद है आया से दानिश उसको बोलते हैं। ओके, और कौन किसने किया था? अबुल फजल ने। ओके, उसके बाद देखते हैं जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर पे आ गए। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी? तो किस भाषा में की थी? तो क्या इसका आंसर 81 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि फारसी। और वह बाबर वाला जो क्या है वो है तुर्की में है। ओके, तो याद रखिएगा, यहाँ पे फंस सकते हैं। उसके बाद देखिए मोहम्मद फकीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो शाहजहां के दरबार में। ओके, उसके बाद देखिए 83 क्या है? 83 है, निम्न में से
किसने सीरे ए अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था? तो किसने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी फॉर बॉम्बे, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने जो उपनिषद जो सीरे ए अकबर है, जो उपनिषद उपनिषद को किसमें फारसी में अनुवाद कराया था। ओके, उसके बाद देखिए 84, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो किस शासन ने? 84 का आंसर बताइए, एबीसीडी में क्या होगा? तो इसका मयूर शासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, वो क्या होगा? बी फॉर बम, यानी कि शाहजहां ने। 85 देखते हैं। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश 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 द्वारा संपूर्ण किया गया, यानी मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश डैश द्वारा संपूर्ण, किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? तो वो देखते हैं 85 का क्या आंसर हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, यानी कि औरंगजेब के द्वारा। ओके, 85 औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 86, देखिए 86 क्या बोले? निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो किसके मध्य? 86 का आंसर दीजिए, किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो 86 का आंसर होगा जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 87, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य है ना, उसका स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। उसके बाद सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए फॉर आगरा, यानी कि नरसिंह सालू। ये तुक्का भी लगा देते तो सही रहता। एबीसीडी में देखिए सालू कहाँ पर है? केवल ए में ही है ना, लेकिन याद रखिएगा जो सालू वंश का जो स्थापना है वो कौन किए थे? सालू वंश का जो नरसिंह सालू। अगर इसी में मतलब सालू वंश के ही और राजा के नाम दे दिया जाता तो क्या होता है? आंसर गलत हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा किसने किया था? नरसिंह सालू ने। उसके बाद देखिए टुलू वंश की स्थापना किसने किया था? तो टुलू वंश की स्थापना किसने किया था? 89 का आंसर बताइए एबीसीडी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 89 का ए, वीर नरसिंह ने टुलू वंश का स्थापना, टुल्लू वंश का स्थापना किया था। उसके बाद देखिए 90, डोमिगो पायास किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 90 का क्या हो जाएगा? सी फॉर कृष्ण देव राय के शासनकाल में यहाँ आए थे। उसके बाद देखिए 91 क्या है? अमुक्त माल्यार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 91 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि कृष्णदेव राय ने की थी। उसके बाद अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि तिरुमल ने की थी। ओके, उसके बाद देखिए निम्न, देखिए जो अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। उसके बाद देखिए 93, निम्न में से किस शासन को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुमायूं शाह को जो है उसको दक्कन का नीरो कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 94, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि क्या? औरंगजेब ने करवा दी थी। उसके बाद देखिए गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी है वो लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि गुरु अंगद को बोला जाता है। याद रखिएगा गुरु लिपि का जो जनक है उसे किसे? गुरु अंगद को कहा जाता है। उसके बाद 96 देखिए, निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश के अपना सलाहकार बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाजी सी। ओके, उसके बाद देखिए 97, किस यूरोपीय कंपनी के आगमन भारत में सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी है जो भारत आया? आप देखिए आधुनिक भारत में हम लोग आ गए हैं, तो कौन सा भारत का जो है वो इसमें हुआ था? और इसी आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत काफी ज्यादा है। ओके, तो इसका 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था ना यूरोप से। ओके, उसके बाद 98 देखते हैं। वर्ष 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो कहाँ कहाँ उतरे थे बताइए? 98 का सी फॉर चेन्नई, यानी कि कालीकट में उतरे थे। ओके, पुर्तगाली थे। उसके बाद देखिए उसके बाद वही एसर्शन और रीजन वाला जो कथन और कारण वाला है वो क्वेश्चन आ गया, जो यूपीएससी का अहम क्वेश्चन माना जाता है। तो 99 में देते 18वां शताब्दी के प्रारंभ होते ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया।
तो उसके बाद देखिए कथन बोल दिया, कारण क्या बोला है, फ्रांसीसी कंपनी भारत के संरक्षण वाली कंपनी थी जिसकी आय का सबसे प्रमुख स्रोत तंबाकू था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है। 18वीं शताब्दी का प्रारंभ होते हुए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का मतलब पतन होने लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था जो ब्रिटेन का था, उसका मतलब युग आ गया। ओके, और ये भी आर भी सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या सही है। यहाँ जैसे कथन ये बोला है तो इसे क्यों पतन हो रहा था, क्या हुआ, ये रीजन देता तब ना वो सही रहता। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रमुख स्रोत था वो तंबाकू था, लेकिन यहाँ पे रीजन वो जो कथन के अनुसार सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखिए ब्रिटिश उपनिवेश को भारत में पहली जो उपनिवेशक है, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश उपनिवेशक वेशक वेश है, उसकी जो भारत की जो पहली राजधानी कहाँ थी, तो उसका जो करेक्ट आंसर सब जानता है कहाँ से, वो बंगाल से ही शुरू किया था ना, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई यानी कि कोलकाता। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ब्रिटिश उपनिवेश था उसकी जो पहली भारत की पहली राजधानी थी वो क्या थी, कोलकाता थी। तो देखिए इसी के साथ अपना 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूरा 100 क्वेश्चन का सीरीज देखने के बाद अपने आप को अलग ही फील कर रहे होंगे, मतलब एक नॉलेज वाले बंदा समझ रहे होंगे। हाँ, थ्योरी आप पढ़े या मान लिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, लास्ट स्टेज है को एग्जाम, एसएससी एग्जाम का ये लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज में आपको क्या क्वेश्चन ही वहाँ पूछेगा ना, तो क्वेश्चन ही लगाना बनता है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन सीरीज जिसको महामैराथन क्वेश्चन क्लासेस के नाम से जानते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन एकदम इजीली कराते हैं, जो देख ही रहे हैं कैसे एकदम आसान भाषा में कराते हैं। और थ्योरी देखना है तो थ्योरी का तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो एसएससी ले रहा है उसका एग्जाम है किसको, तो उसमें ये एग्जाम दे के आप लोग आइएगा, उसके बाद बोलिएगा सर ये जो मैराथन जो क्लास करा रहे हैं इससे कितना क्वेश्चन वहाँ सीधा इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो मिलते हैं अगले 100 वीडियो के मैराथन क्लास में। ओके, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।